सुबह के 6 बजे थे। खिड़की के बाहर शहर जाग चुका था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, अखबार डालता लड़का और पास के मंदिर से आती घंटी की आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। लेकिन अन्ना के भीतर कुछ रोज जैसा नहीं था। अन्ना बिस्तर से उठी बिना किसी आहट के। उसके उठने से पहले घर को जागना नहीं चाहिए, यह उसका अलिखित नियम था। रसोई में जाकर उसने गैस जलाई। चाय की केतली रखते हुए उसने घड़ी देखी, 6:05, ठीक 5 मिनट पीछे। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, आज मीटिंग है, जल्दी हो जाएगी। अन्ना एक कामकाजी महिला थी, एक निजी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, अपने काम में दक्ष। शादी को 10 साल हो चुके थे। पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत। 2 बच्चे, 8 साल की काव्या और 5 साल का अद्वैत। दुनिया की नजर में अन्ना सब कुछ संभालने वाली आदर्श महिला थी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि वह खुद को कहाँ रखती है। रसोई में चाय उबल रही थी, उसी तरह जैसे अन्ना के भीतर सवाल उबलते रहते थे। क्या मेरी सुबह सिर्फ दूसरों के लिए ही है? क्या मेरा समय सिर्फ एक संसाधन है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं? उसने टिफिन तैयार किया, राहुल का, बच्चों का और अपना भी। अपने टिफिन में उसने वही रखा जो बच गया, हमेशा की तरह। 6:30 राहुल उठे। चाय? उन्होंने पूछा, जैसे यह सवाल नहीं, सूचना हो। हाँ, बस ला रही हो, अनन्या ने जवाब दिया। राहुल ने अखबार खोला। राजनीति, शेयर बाजार, अपराध, सब कुछ उसमें था, पर घर के भीतर की हलचल कहीं नहीं। आज तुम्हारी मीटिंग है ना? राहुल ने पूछा। हाँ, क्लाइंट प्रेजेंटेशन। तो बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा? अनन्या चुप रही। यह चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसने बच्चों को उठाया, नहलाया, तैयार किया। काव्या ने पूछा, माँ, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगी? अनन्या मुस्कुराई। नहीं बेटा, आज दादी जाएंगी। काव्या की आंखों में हल्की निराशा थी, जिसे अनन्या ने अनदेखा कर दिया, जैसे उसने खुद की कितनी ही इच्छाओं को किया था। 7:45। अनन्या ने साड़ी पहनी, सादी, व्यवस्थित, सुरक्षित। ऑफिस के लिए निकलते समय उसने शीशे में खुद को देखा, एक सक्षम महिला, पर थकी हुई। ऑफिस में अनन्या का व्यक्तित्व अलग था। वहां वो निर्णय लेती थी, टीम को लीड करती थी, आत्मविश्वास से बोलती थी। मीटिंग के दौरान उसने क्लाइंट को प्रभावित किया। उसके बॉस ने कहा, अनन्या, यू हैंडल्ड इट ब्रिलियंटली। उस पल अनन्या के भीतर कुछ चमका। मैं सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं हूं, मैं यह भी हूं। लेकिन वो चमक ज्यादा देर नहीं टिक पाई। लंच ब्रेक में फोन आया, सास का। अनन्या, अद्वैत को बुखार है, तुम जल्दी आ सकती हो? अनन्या ने घड़ी देखी। मीटिंग खत्म ही हुई थी। मैं कोशिश करती हूं, माँ जी। फोन रखते ही बॉस की आवाज आई, अनन्या, आज शाम को एक और कॉल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अनन्या के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। मां बनूं या प्रोफेशनल, एक साथ ये दोनों क्यों नहीं? लेकिन दुनिया ने उसे यह विकल्प कभी नहीं दिया था। उसने घर फोन किया। राहुल से बात हुई। आज मैं लेट हो जाऊंगी, अद्वैत को बुखार है, राहुल ने कहा। मां है ना, देख लेंगी, तुम्हें काम ज्यादा जरूरी लगता है। ये वाक्य कोई नया नहीं था, पर आज ये कुछ ज्यादा गहरा चुभा। शाम को घर लौटी तो अद्वैत सो रहा था। सास ने कहा, आजकल की लड़कियां बस नौकरी को ही सब कुछ समझती हैं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कपड़े बदले, रसोई में जाकर खाना बनाया। रात को बिस्तर पर लेटते हुए अनन्या की आंखें खुली थीं। छत पर घूमता पंखा, कमरे में पसरा सन्नाटा, और उसके भीतर गूंजती आवाज, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मेरी पहचान सिर्फ भूमिकाओं का जोड़ है? क्या मेरी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? उसने करवट बदली। बच्चों के कमरे से उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उन्हें देखकर उसका मन भर आया। मैं हार नहीं मान सकती, उसने खुद से कहा। मेरे लिए नहीं तो इनके लिए। उसी क्षण जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीप जला दिया हो। हल्की सी लौ, लेकिन स्थिर। अनन्या नहीं जानती थी कि आगे रास्ता कितना कठिन होगा, पर उसे इतना पता था कि अब वो खुद से मुंह नहीं मोड़ेगी। पता था कि अब वो खुद से मुंह नहीं मोड़ेगी। ये शुरुआत थी। सुबह फिर उसी समय हुई थी। घड़ी ने 6 बजने की घोषणा की और शहर ने अपनी परिचित आवाजों के साथ आंखें खोली। पर इस सुबह में अनन्या वैसी नहीं थी जैसी कल थी। रसोई में खड़ी अनन्या ने चाय की केतली गैस पर रखी,
लेकिन आज उसके हाथों में जल्दबाजी नहीं थी। उसके भीतर एक निर्णय आकार ले रहा था, अभी अस्पष्ट पर जिद्दी। राहुल ने अखबार पलटते हुए कहा, आज नाश्ते में क्या है? अनन्या ने शांति से उत्तर दिया, जो बना है। राहुल ने ऊपर देखा। पहली बार उसे उस स्वर में कुछ अलग लगा, पर उसने सवाल नहीं किया। बच्चे तैयार हो रहे थे। काव्या ने अपने जूते पहनते हुए कहा, मां, कल आप बहुत थकी हुई लग रही थी। अनन्या ने उसे सीने से लगा लिया। थकान भी कभी कभी सच बोल देती है बेटा। ऑफिस में दिन सामान्य नहीं था। मीटिंग के बाद एचआर से मेल आया। वर्किंग वीमेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अनन्या को नॉमिनेट किया गया था। यह 6 महीने का प्रोग्राम था, जिसमें देर तक रुकना, कभी कभी बाहर जाना भी शामिल था। अनन्या की आंखें चमकी। मौका? क्या मैं इसे छोड़ दूं या फिर वही पुरानी कहानी दोहराऊं? उसने फॉर्म भर लिया, बिना किसी से पूछे। शाम को घर लौटते समय उसके दिल की धड़कनें तेज थी। घर में कदम रखते ही सास की आवाज आई, आज सब्जी नहीं लाई? नहीं माँ जी, आज मीटिंग लंबी थी। मीटिंग मीटिंग, घर भी कोई चीज होती है। अनन्या ने पहली बार रसोई की चौखट पर रुककर कहा, घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है माँ जी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। ये वाक्य हल्का था, पर असर गहरा। रात के खाने पर राहुल ने पूछा, आज तुम कुछ बदली बदली सी हो। अनन्या ने धीरे से कहा, हाँ, आज मैंने एक फॉर्म भरा है। किस बात का? लीडरशिप प्रोग्राम का, 6 महीने का। राहुल ने चम्मच प्लेट में रख दिया। और घर भी रहेगा, पर मैं भी रहूंगी। ये पहला मौका था जब अनन्या ने खुद को वाक्य के केंद्र में रखा। राहुल ने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है ये सब आसान होगा? अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आसान तो अब भी नहीं है। रात को सास कमरे में आई। हमारे जमाने में औरतें घर को प्राथमिकता देती थीं। अनन्या ने आदर से कहा, आपने बहुत त्याग किया है माँ जी, पर हर पीढ़ी का संघर्ष अलग होता है। मेरा संघर्ष पहचान का है। सास कुछ देर चुप रही। शायद पहली बार उन्होंने बहू को सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान की तरह देखा। अगले दिन ऑफिस में प्रोग्राम की पुष्टि हो गई। अनन्या को पहली आउट ऑफ टाउन ट्रेनिंग पर जाना था। घर में हलचल मच गई। बच्चों का क्या, स्कूल का क्या, लोग क्या कहेंगे? अनन्या ने सब सुना और फिर कहा, मैं सिर्फ जा रही हूं, भाग नहीं रही। उस रात उसने बच्चों के कपड़े खुद नहीं समेटे, राहुल ने किया। थोड़ा अटपटा था, पर मुमकिन। ट्रेन में बैठते समय अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। शहर पीछे छूट रहा था। उसके भीतर डर था, अपराध बोध था, पर उसके साथ एक नई अनुभूति भी थी, स्वतंत्रता की। उसने डायरी खोली और लिखा, मैं अपने हिस्से का उजाला मांग नहीं रही, मैं उसे लेने जा रही हूं। बढ़ती रही। और अनन्या भी। ट्रेन की खिड़की से आती हवा में एक अजीब सी गंध थी, स्वतंत्रता और डर की मिलीजुली। अनन्या ने आंखें मूंद ली। पहली बार वो किसी यात्रा पर अकेली थी, बिना अपराध बोध को बैग में ठूसे। ट्रेनिंग सेंटर शहर से दूर था, एक शांत परिसर, हरियाली से घिरा हुआ। रिसेप्शन पर जब उसने अपना नाम बताया, अनन्या वर्मा, तो उसे लगा जैसे यह नाम पहली बार पूरा का पूरा उसका हो। हॉल में लगभग 30 महिलाएं थीं। कोई आईटी से, कोई बैंकिंग से, कोई शिक्षा क्षेत्र से। सबके चेहरे अलग थे, पर आंखों में एक समान चमक, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की। पहले सेशन की ट्रेनर थीं डॉक्टर आसमिन मृदुला सेन। उन्होंने बिना किसी औपचारिक भूमिका के कहा, यह प्रोग्राम नेतृत्व सिखाने से पहले आपको खुद से मिलवाने के लिए है। अनन्या के भीतर कुछ हिला। पहला अभ्यास था, अपने बारे में 3 वाक्य लिखिए, बिना किसी रिश्ते के संदर्भ के। कलम रुक गई। मैं पत्नी हूं, मां हूं, बहू हूं, पर यह सब लिखना मना था। काफी देर बाद अनन्या ने लिखा, मैं निर्णय ले सकती हूं, मैं सीख सकती हूं, मैं बदल सकती हूं। उसे लगा जैसे उसने खुद को एक नई भाषा में लिखा हो। ब्रेक में उसकी मुलाकात सबा से हुई। एक पत्रकार, तलाकशुदा, अकेली मां। सबा ने हंसते हुए कहा, हम सब यहां किसी न किसी चुप्पी से भागकर आए हैं। फिर थी मालिनी, 3 बच्चों की मां, जिनकी सास ने कहा था, या तो नौकरी या घर। मालिनी ने दोनों चुना था और समाज से लड़ रही थी। इन कहानियों के बीच अनन्या को पहली बार एहसास हुआ, वो अकेली नहीं है। उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। शाम के सेशन में विषय था गिल्ट, औरतों की विरासत। डॉक। मृदुला ने पूछा, जब आप अपने लिए कुछ चुनती हैं
तो आपको सबसे पहले क्या महसूस होता है? लगभग सबने एक साथ कहा, अपराध बोध। अनन्या की आंखें भर आईं। क्यों? क्यों हमारा खुश होना किसी और का नुकसान माना जाता है? रात को कमरे में बैठी अनन्या ने बच्चों से वीडियो कॉल की। अद्वैत ने कहा, माँ पापा ने आज का खाना बनाया। काव्या बोली, और मैंने बर्तन धोए। अनन्या मुस्कुराई। दुनिया टूटी नहीं थी, बस थोड़ी बदली थी। अगले दिन एक गतिविधि हुई। हर महिला को एक निर्णय साझा करना था जो उसने डर के बावजूद लिया हो। जब अनन्या की बारी आई, उसने कहा, मैं यहां आई हूं, ये मेरा पहला साहसिक निर्णय है। तालियां बजी। वो तालियां उसके लिए नहीं थी, उस स्त्री के लिए थी जो उसने बनने की हिम्मत की थी। लेकिन हर रोशनी के साथ छाया भी आती है। घर से फोन आया। सास की आवाज भारी थी। लोग बातें कर रहे हैं। अनन्या, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को छोड़कर जाना ठीक नहीं। नहीं। अनन्या ने गहरी सांस ली। मान जी, लोग हमेशा बात करेंगे। आज अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कल मेरी बेटी भी नहीं जाएगी। फोन के उस पार चुप्पी थी। शायद यह चुप्पी विरोध नहीं, सोच थी। प्रोग्राम के आखिरी दिन सभी को एक पत्र लिखना था, अपने भविष्य के स्वयं के नाम। अनन्या ने लिखा, प्रिय अनन्या, अगर कभी फिर खुद को भूलने लगो तो ये याद रखना, तुमने एक बार खुद को चुना था और उस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें और ज्यादा सम्मान से देखने लगे थे। घर लौटते समय ट्रेन की खिड़की से वही शहर दिख रहा था, पर अब नजर बदली हुई थी। वह जानती थी ये वापसी आसान नहीं होगी। घर, समाज, ऑफिस, सब उसकी परीक्षा लेंगे। पर अब उसके पास एक नई ताकत थी, अपने जैसी औरतों की आवाज, और ये आवाज अब चुप नहीं रहने वाली थी। घर की घंटी बजाते समय अनन्या का हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। ये वही दरवाजा था, पर अब उसके भीतर लौटने वाली स्त्री बदली हुई थी। दरवाजा खुला। अद्वैत सबसे पहले उससे लिपट गया। मां! काव्या ने थोड़ा संभलकर गले लगाया, जैसे कुछ समझ गई हो। राहुल पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में राहत थी और कुछ असहजता भी। रसोई वैसी ही थी, पर बर्तनों की जगह बदली हुई। घर चल रहा था। ये तथ्य अनन्या के भीतर कहीं संतोष बनकर बैठ गया। शाम के खाने पर सास ने पूछा, सब ठीक से हो गया? हाँ माँ जी, बहुत कुछ सीख कर आई हूं। क्या? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, खुद को सुनना। ये जवाब सरल था, पर कमरे में हल्की खरोंच छोड़ गया। अगले कुछ दिन शांत नहीं थे। अनन्या ऑफिस जाती, शाम को लौटकर बच्चों के साथ समय बिताती, पर उसने फिर वही पुरानी लय नहीं अपनाई। वो सब कुछ अपने आप करने के बजाय बांटने लगी। राहुल, आज बच्चों की पीटीएम है, तुम जाओगे? राहुल चौंके। मैं? हाँ, मैं आज देर से आऊंगी। गया और लौटा तो चुप था। काव्या की टीचर ने कहा, वह बहुत संवेदनशील है। राहुल ने धीरे से कहा, तुम ये सब रोज सुनती हो? अनन्या ने सिर हिलाया। और फिर भी तुम्हें ऑफिस में सब संभालना पड़ता है। राहुल ने जोड़ा। ये कोई माफी नहीं थी, पर एक स्ट्रॉन्ग दरार थी जिससे रोशनी भीतर आ सकती थी। लेकिन समाज इतनी आसानी से नहीं बदलता। मोहल्ले की एक महिला ने सास से कहा, आजकल बहुएं ज्यादा ही उड़ने लगी हैं। सास ने कुछ नहीं कहा, पर रात को उन्होंने अनन्या से कहा, लोग बात बनाते हैं। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, लोगों ने तब भी बात बनाई थी जब औरतें पढ़ने लगी थी। सास चुप रही। ये चुप्पी अब अस्वीकृति नहीं, संघर्ष थी अपने भीतर के संस्कारों से। ऑफिस में भी परीक्षा थी। एक सीनियर ने मीटिंग में कहा, अनन्या, तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। अनन्या ने पहली बार कहा, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज कांपी नहीं थी। एक दिन काव्या ने स्कूल से आकर कहा, मां, हमारी किताब में लिखा है महान पुरुष, महान महिलाएं क्यों नहीं? अनन्या हंस पड़ी, क्योंकि किताबें अभी सीख रही हैं। उसी रात अनन्या ने परिवार के सामने एक प्रस्ताव रखा, मुझे अगले महीने एक प्रोजेक्ट लीड करना है। इसमें समय लगेगा। मैं चाहती हूं कि हम घर के काम बांटें, ठीक से। राहुल ने पहली बार बिना बहस के कहा, ठीक है। सास ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं बच्चों को स्कूल भेज दिया करूंगी। ये एक छोटा वाक्य था, पर इसके पीछे पीढ़ियों की दीवार हिली थी। सब कुछ सही नहीं हो गया। बहसें अब भी होती थी, थकान अब भी थी, पर अब अनन्या अकेली नहीं थी।
एक शाम वह बालकनी में खड़ी थी। शहर की लाइट्स जल रही थी, हर खिड़की में एक कहानी। काव्या उसके पास आकर बोली, माँ, जब मैं बड़ी होंगी तो आप जैसी बनूंगी। अनन्या ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, के जो अब थोड़ा और उजला लग रहा था। अनन्या की आंखें भर आई। क्यों क्यों हमारा खुश होना किसी और का नुकसान माना जाता है? रात को कमरे में बैठी अनन्या ने बच्चों से वीडियो कॉल की। अद्वैत ने कहा, माँ, पापा ने आज खाना बनाया। काव्या बोली, और मैंने बर्तन धोए। अनन्या मुस्कुराई। दुनिया टूटी नहीं थी, बस थोड़ी बदली थी। अगले दिन एक गतिविधि हुई। हर महिला को एक निर्णय साझा करना था जो उसने डर के बावजूद लिया हो। जब अनन्या की बारी आई, उसने कहा, मैं यहां आई हूं, ये मेरा पहला साहसिक निर्णय है। तालियां बजी। वह तालियां उसके लिए नहीं थी, उस स्त्री के लिए थी जो उसने बनने की हिम्मत की थी। लेकिन हर रोशनी के साथ छाया भी आती है। घर से फोन आया। सास की आवाज भारी थी। लोग बातें कर रहे हैं, अनन्या, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को छोड़कर जाना ठीक नहीं। अनन्या ने गहरी सांस ली। मां जी, लोग हमेशा बात करेंगे। आज अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कल मेरी बेटी भी नहीं जाएगी। फोन के उस पार चुप्पी थी। शायद यह चुप्पी विरोध नहीं, सोच थी। प्रोग्राम के आखिरी दिन सभी को एक पत्र लिखना था, अपने भविष्य के, स्वयं के नाम। अनन्या ने लिखा, प्रिय अनन्या, अगर कभी फिर खुद को भूलने लगो तो ये याद रखना, तुमने एक बार खुद को चुना था, और उस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें और ज्यादा सम्मान से देखने लगे थे। घर लौटते समय ट्रेन की खिड़की से वही शहर दिख रहा था, पर अब नजर बदली हुई थी। वह जानती थी ये वापसी आसान नहीं होगी। घर, समाज, ऑफिस सब उसकी परीक्षा लेंगे, पर अब उसके पास एक नई ताकत थी, अपने जैसी औरतों की आवाज। और ये आवाज अब चुप नहीं रहने वाली थी। शहर में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। अखबारों में खबर थी, वर्किंग वुमेन एंड फैमिली बैलेंस पर एक सार्वजनिक परिचर्चा। स्थान, नगर सभागार। वक्ता, समाज सेवी, उद्योगपति, शिक्षाविद। और एक नाम, अनन्या वर्मा। अनन्या ने जब निमंत्रण देखा था तो दिल तेज धड़का था। यह सिर्फ मंच पर बोलने का अवसर नहीं था, यह अपने अनुभव को सार्वजनिक सच बनाने का क्षण था। घर में हलचल मच गई। इतने लोगों के सामने? सास ने कहा, क्या जरूरत है? राहुल चुप थे। वह जानता था यह फैसला अनन्या को खुद लेना होगा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरी बेटी की आवाज भी कहीं दब जाएगी। काव्या ने मासूमियत से पूछा, मां, आप डरती नहीं हो? अनन्या मुस्कुराई, डरती हो, पर डर के बावजूद बोलना ही साहस है। सभागार भरा हुआ था, लाइट्स तेज थीं, माइक सामने था। अनन्या के हाथ हल्के से कांपे। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह एक पल के लिए रुकी, बढ़ी। उसने कोई भाषण नहीं पढ़ा, उसने कहानी सुनाई। मैं एक कामकाजी महिला हूं, उसने कहना शुरू किया, और एक मां, एक पत्नी, एक बहू भी। मुझसे अक्सर पूछा गया, आप सब कैसे संभाल लेती हैं? मेरा जवाब है, मैं नहीं संभालती, मैं साझा करती हूं। हॉल में सन्नाटा था। समस्या ये नहीं है कि औरतें कमजोर हैं, समस्या ये है कि उनसे मजबूत होने की कीमत चुपचाप चुकाने की उम्मीद की जाती है। किसी ने तालियां बजाई, फिर कई हाथ जुड़े। मैं ये नहीं कहती कि घर जरूरी नहीं है, मैं ये कहती हूं कि घर सिर्फ औरत का काम नहीं है। और जब एक औरत अपने सपनों को चुनती है तो वो परिवार से दूर नहीं जाती, वो परिवार को आगे ले जाती है। तालियों की गूंज अनन्या के कानों में नहीं, उसके दिल में उतर रही थी। घर लौटते समय सास चुप थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुमने ठीक कहा। ये वाक्य अनन्या के जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति था। कुछ हफ्तों बाद काव्या के स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था
मेरी प्रेरणा। काव्या ने लिखा, मेरी मां, क्योंकि वो डरती भी है और फिर भी आगे बढ़ती है। अनन्या ने वह पंक्तियां पढ़ी तो उसे लगा उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। समय बीतता गया, घर अब भी घर था, काम, शोर, थकान के साथ। पर अब वहां एक नई हवा बहती थी, सम्मान की। अनन्या जानती थी, हर स्त्री के जीवन में ऐसा कोई मंच नहीं आता, पर हर स्त्री के भीतर एक आवाज होती है, और जब वो आवाज चुप रहना छोड़ देती है तो समाज धीरे धीरे सुनना सीखता है। बालकनी में खड़ी अनन्या ने शहर की ओर देखा। हजारों खिड़कियां, हजारों औरतें। उसने मन ही मन कहा, ये कहानी मेरी नहीं है, ये हर उस स्त्री की है जो अपने हिस्से का उजाला खुद जलाना चाहती है। और शहर की रोशनी में एक दिया और जुड़ गया।